आप कल्पना कर सकते हैं 1.5 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। और हमें इसका प्रमाण कैसे मिलता है? 2019 का लोकसभा चुनाव आपको याद होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने हद कर दिया था, न्याय स्कीम को अनाउंस किया कि आखिरी 20% जितने लोग हैं उन सभी परिवार को 6,000 रुपए देंगे। यह हमारे जीडीपी का 2% हिस्सा था। तो भारत के लोग भी इसको पसंद नहीं करते हैं। भारत के लोग भी स्वावलंबी हैं, भारत के लोग पराक्रमी हैं, पुरुषार्थी हैं। उन्होंने 2019 में कांग्रेस पार्टी का क्या हर्ष किया। और वहीं पे बीजेपी, मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, बीजेपी को 2014 हो, 2019 हो, 2024 हो, इतना बड़ा मैंडेट हमारे इकोनॉमिक मॉडल, वित्तीय अनुशासन, स्वावलंबन और एंटरप्रेन्योरशिप, हम नौकरी मांगने वाले ना बने, नौकरी देने वाले भी बने, खुद भी सशक्त हों, समाज को भी सशक्त करें और वित्तीय अर्थव्यवस्था को भी ठीक ठाक करें। इस दिशा में हम काम करते हैं। आपने एक लंबा चौड़ा जवाब दिया, उसको सबने धैर्यतापूर्वक सुना भी। एक छोटा सा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, छोटा सा जवाब इस पे दीजिएगा कि ठीक है, आपने बहुत सारी चीजें गिनाई, अब हम उसके अभी स्टैटिस्टिक्स के अंदर बहुत ज्यादा नहीं जा रहे, लेकिन क्या इन सारी चीजों के पीछे, आपने वित्तीय अनुशासन का मॉडल तो बोला, लेकिन क्या ये सब उस कैलकुलेशन में फिट बैठती हैं? नंबर 2, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, माझी लाडली एक्सेट्रा, जो जिसमें डायरेक्ट महिलाओं के हाथ में पैसा है, ऐसी और तमाम योजनाएं, क्या वो सारी वित्तीय अनुशासन के उस मॉडल में फिट बैठती हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये जो भी योजनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर आप योजनाओं का वादा कर रहे हैं और उन वादों को डिलीवर कर रहे हैं, एक बात है। दूसरा, हिमाचल प्रदेश में क्या वादा किया गया था? तेलंगाना में महालक्ष्मी योजना वादा किया गया था, उस वादा को पूरा किया गया है क्या? हम आपसे पूछना चाहते हैं। नहीं, वो एक दूसरा सवाल होगा। वो पासवान साहब, वो एक अलग बात है कि वादा करना और डिलीवर करना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अभी हम थोड़ा वादों की इकोनॉमिक्स पर फोकस कर रहे हैं। बहरहाल मैं आता हूं आपके पास दोबारा, दूसरे अतिथियों के पास जाऊंगा। सतीश जी, पासवान जी ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट बताई और उसमें से कुछ, जैसे सोलर रूफटॉप योजना आप कह सकते हैं, उस तरह की चीज़ें, एक ऐसा मॉडल है जो जिसका इकोनॉमिक्स समझ में आता है आपको कि सब्सिडी मिल भी रही है, लेकिन उससे आप फिर कमा भी रहे हैं, उससे आगे बिजली भी पैदा हो रही है। लेकिन कुछ और डायरेक्ट बेनिफिट योजना है जहाँ सीधा पैसा बट रहा है, जहाँ बिल्कुल चुनाव के आसपास वो सारा खेल हो रहा है, या सारी चीज़ें हो रही हैं। क्या उस तरह की चीज़ों से सभी पार्टियों को बचना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो? क्योंकि हाल फिलहाल में, हालांकि ये परंपरा पुरानी है, ग्राफिक्स चल रहे हैं लगातार टीवी पे, 60-70 के दशक से सब इस तरह की चीज़ें होती चली आई हैं, लेकिन इस समय ये थोड़ी पीक आउट कर गई हैं और खुद प्रधानमंत्री या इवन अभी खड़गे साहब कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है अर्थव्यवस्था के लिए या राज्यों के लिए। देखिए विपिन जी, मेरा ये मानना है कि 90 करोड़ लाल कार्ड और 80 करोड़ को मुफ्त भोजन देना पड़ रहा हो तो उसमें रेवड़ी क्या है एक बार डेफिनेशन हो जाना चाहिए नए सिरे से, कि है रेवड़ी क्या, बुनियादी चीज़ है क्या, और रेवड़ी के ऊपर वोट जीतने का फलूदा क्या है। रेवड़ी मेरे ख्याल से ही वोट लेने का फलूदा है ना। रबड़ी पर फलूदा सुनते थे हम लोग, रेवड़ी पर ये फलूदा है। तो ये तो है ही, दोनों जितनी भी पार्टियां हैं ये इंस्टेंट नूडल वाला खेल खेल रही है कि कुछ दो वोट तो मिल जाएगा। क्योंकि बात ये है कि आखिर ये रेवड़ी 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 शब्द आया कहाँ से और क्यों आया? क्या पिछले तमाम सरकारें दुनिया लोग बाग को जो मतलब बुनियादी चीज़ें हैं वो देने में नाकाम रही? मैं कहता हूँ एक बात, विपिन जी, आप मुझे एक नौकरी दे दो, एक रोजगार दे दो, आप मुझे दे दो, ना मुझे महंगाई की चिंता होगी, ना मुझे घर बनाने का, ना शौचालय बनाने का, ना हमें रेवड़ी चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए आपसे, हमको सिर्फ ये चाहिए। क्योंकि बाकी चीज़ों का हम सब देख लेंगे, सिलेंडर भी ले लेंगे और डीबीटी की भी हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पता नहीं कुछ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि माल आएगा तो हम खर्च करने की स्थिति में होंगे। तो चूंकि हम लोग की शासन व्यवस्थाएं, तमाम पार्टियों की बोल रहा हूँ, अब एकदम फेल रही है इस मामले में, तो आपको 80 करोड़ को भोजन देना पड़ता है, राइट टू फूड देना पड़ता है, राइट टू हेल्थ भी शायद देना पड़े आगे, और आपको कई तरह के रेवड़ी बांटने पड़ते हैं। तो डेफिनीशन हो जाना चाहिए कि रेवड़ी है क्या। अधिकारिता, एम्पावरमेंट, ये जो शब्द है, और एंटाइटलमेंट और रेवड़ी, इसका डेफिनीशन हो जाना चाहिए। देखिए, अगर 90 करोड़ लोगों को दिक्कत आ रही है जीवन यापन में, तो ये भी इट इज़ नॉट गुड
इकोनॉमिक्स। ये तो बैड पॉलिटिक्स होगा, लेकिन इट इज ऑल्सो नॉट गुड इकोनॉमिक्स। आप तो इकोनॉमिक्स वाले, बिजनेस वाले हैं। सस्टेनेबल नहीं है रेवड़ी, या सस्टेनेबल ये 90 करोड़ लाल कार्ड नहीं है गुरुजी। तो ये जो है, और दोहरे मापदंड, मेरा रेवड़ी हो गया, आपका वाला रेवड़ी हो गया, मुफ्तखोरी हो गई, मेरा वाला तो एम्पावरमेंट हो गया, मेरे पास तो पैसा है हम दे देंगे। तो ये जो चल रहा है, ये मुझे लगता है जो राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ है, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का युग है, खाली इसमें सारे धन वाले लोग अब हावी होते जा रहे हैं। तो उसमें क्या कीजिएगा, हमको आप 10-5 रुपया दे दीजिएगा, हम बहल जाएंगे। हमको सिर्फ एक वोट ही तो देना है भाई, बाकी कौन चिंता कर रहा है कि आगे क्या होगा। और शायद अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन हो गया तो इस सब से भी निजात पा जाइएगा। तो ये बड़ा मुश्किल की स्थिति में है, और इसलिए हमको डेफिनेशन चाहिए। बिजली, सड़क, पानी, इसमें भी जो रियायतें दी गई उसको भी रेवड़ी माना जाता है। दूसरा है कि आपको लाडली, लाडला, फलाना 1500, 2000, ये भी एक है। डेफिनेशन जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक चीजें क्लियर नहीं होगी, और ये ऐसे ही जो है झूठ सच का कंपटीशन, एक दूसरे के ऊपर आरोप, यही चलता रहेगा। क्योंकि यही है इंस्टेंट नूडल। जी जी, डेफिनेशन की तो बात आई, और वो उस पर चुनाव आयोग भी सुप्रीम कोर्ट में कह गया कि भाई ये डेफिनेशन तो आप ही तय कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट से कहा कि बता दीजिए कि ये फ्रीबीज क्या हैं, और फिर उस पर हम एक्शन लेंगे अगर आप चाहेंगे तो। खैर उस पर आते हैं, आगे आते हैं। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक झा साहब मुझे अब दिखने लगे। झा साहब, जो खड़गे साहब का बयान दिया, नमस्कार सर, जो खड़गे साहब का बयान आया, और जो वो कह रहे हैं कि हमें वादे वही करने चाहिए जिन्हें हम पूरा कर पाएँ, हमें 5, 10, 15, 20 गारंटीज नहीं देनी चाहिए, ऐसा होगा तो राज्यों का दिवालिया निकल जाएगा। उस पर प्रधानमंत्री साहब की भी एक टिप्पणी आई। उन्होंने कहा कि खड़गे साहब शायद गलती से लेकिन सच बोल गए। तो देखिए क्या बोला है खड़गे साहब ने, क्या वो आपकी पार्टी का, क्योंकि आपकी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं तो आपकी ये पार्टी का बयान माने, खड़गे साहब का अपना बयान माने, आगे अभी महाराष्ट्र के चुनाव 1-2 दिन में आपका घोषणा पत्र आता ही होगा, तो क्या उसमें ये सब चीजें नहीं होंगी? ये आपसे जवाब मैं जानना चाहूंगा। विपिन जी, देखिए, माफी चाहूंगा थोड़ा लेट से जुड़ने के लिए। बात यह है कि खड़गे जी ने बहुत अच्छी बात बोली है, बहुत पते की बात बोली है। नरेंद्र मोदी जी, आज आपने देखा कि झारखंड का मैनिफेस्टो भाजपा ने रिलीज किया, और वो कह रहे हैं कि हम 21 लाख नए घर मकान बना के देंगे। याद करिए, नरेंद्र मोदी जी ने क्या वादा किया था, 2022 तक हम सबको पक्के मकान बना के दे देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था कि गरीब किसानों नहीं, झा साहब एक मिनट, क्योंकि मेरा सवाल अभी पहले खड़गे साहब, आप उसके बाद मोदी जी ने क्या कहा वो भी हम सब सुनेंगे, लेकिन जो खड़गे साहब ने कहा मैं उसके मतलब जानना चाहता हूं, मैं उसका निहितार्थ जानना चाहता हूं कि व्हाट डज इट मीन फॉर योर पार्टी, कांग्रेस के लिए उसके क्या मायने। विपिन जी, कांग्रेस के लिए उसके लिए यही मायने है कि वाकई में आप जनता से झूठ मत बोलिए। जनता इस लोकतंत्र की जो है वो जनार्दन है, और जनार्दन से आप अगर झूठे वादे करोगे तो फिर कहीं की नहीं रहोगे। बात इसलिए मैंने कहा, और मेरे पार्टी के जो अध्यक्ष हो उन्होंने बड़ी स्पष्ट तौर से कही। नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने आईना दिखाया कि 2014 से लगातार नरेंद्र मोदी जी झूठ पे झूठ बोलते आ रहे हैं। विकास रूपी नाव पे नरेंद्र मोदी जी ने जनता को बैठाया था, लेकिन विनाश रूपी टाइटैनिक पे बैठा दिया नरेंद्र मोदी जी ने। अब आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी का पहला झूठ क्या था, डीजल पेट्रोल 20 रुपए लीटर कर देंगे। आज क्या हुआ डीजल पेट्रोल का, क्यों झूठे वादे किए थे, जनता को झूठे झा साहब फिर से मैं रोक रहा हूं, आप मोदी जी पे आइएगा, बिल्कुल आइएगा, लेकिन मैं जो समझना चाह रहा हूं कि वो बात कर रहे हैं आपकी अपनी पार्टी की, वो आप सुन लीजिए, वो कर्नाटक में बोल रहे थे इसलिए कन्नड़ में बोल रहे थे, लेकिन ट्रांसलेशन तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं इस वक्त में। वो आपकी अपनी पार्टी के लोगों को कह रहे हैं, वो आपके अपने नेताओं को ये बात कह रहे हैं कि भाई ऐसा कोई वादा मत करो जिसको तुम बाद में निभाना पाओ, या फिर बाद में तुम्हारे पास उसके लिए पैसे ना हो। तो मैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में जवाब चाह रहा हूं आपका, उसमें दीजिए प्लीज। हम आएंगे, फिर आप विपक्षी पार्टी पे हमला बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए विपिन जी, मैं दोनों परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ। बहुत ईमानदारी के साथ हमने कहा, और हमारे नेता ने कहा, हमें झूठ नहीं बोलना है राजनीति में, हमें झूठे वादे नहीं करना है।
अब हमारी हाँ, पार्टी क्योंकि के ये लोग सवाल हमारे इसलिए नेता- झा साहब की वादे तो आपके यहाँ भी हुए, हिमाचल का उदाहरण है जब तनख्वाहें नहीं मिल पा रही हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जहां सरकार नहीं रही वहां के उदाहरण है आपके, अभी तेलंगाना में लोगों को वो किस्त माफी का इंतजार है, कर्नाटक में बहुत सारी योजनाएं बिल्कुल एकदम अधर पे आ गई हैं, तो वो आपकी पार्टी में भी तो हो रहा है। अभी आ जाइएगा दूसरी पार्टी पे, लेकिन ये जवाब ईमानदारी से दीजिएगा प्लीज। देखिए, ईमानदारी से मैं दे रहा हूँ, सारी की सारी योजनाएं, कर्नाटक में किसानों की माफी की जो बात हुई थी, तेलंगाना में वहां पे किसानों की किस्तें जा रही है, माफी हो रही है। कर्नाटक में जो है स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। अब आप देखिए, 5 सालों से हमारी सरकार है और तेलंगाना में अभी 2 साल की सरकार है, 1 साल की सरकार हुई है, और कर्नाटक में 2-2.5 साल की सरकार हुई। तो आप यहाँ चाह रहे हैं कि हम 2 साल में सारे अपने वादे पूरे कर दें, और नरेंद्र मोदी जी से आप कह रहे हैं विपिन भाई का अरे आप फिर दूसरी तरफ निकाले। ठीक है, मैं जहां साहब आपके पास दूसरी आप तरफ नरेंद्र मोदी जी पे क्यों जा रहे हैं? आप अभी तो पहले जो एक मिनट जो आप तो मतलब आपका कहना यह है कि आपने सारे वादे पूरे कर दिए, आपकी किसी सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आपको सब मुफ्त में देना है। तो देखिए थोड़ा अलग हो जाएगा, मैं बेकार की बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं बहुत सीधा उत्तर चाह रहा था आपसे। विपिन जी, अगर सीधा उत्तर है तो फिर आप बताइए ना, आयुष्मान गारंटी क्या है? ये फ्री की रेवड़ी है या नरेंद्र मोदी जी अपने अडानी मित्रों ये थोड़ी वॉट अबाउटरी हो जाएगी। ये नहीं, मैं विजय त्रिवेदी साहब मैं आता हूँ विजय जी ये ना सुनना पड़ेगा आपको ना। नहीं मैं सुनूंगा सर, सुनूंगा, पूरा सुनूंगा। मैं तो लगातार 5-6 सवाल आपसे पूछ ही चुका हूं, मैं पूरा सुनूंगा, और कोई ऐसी दिक्कत नहीं कि मैं आपको काटना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ बात थोड़ी सी ना जो जगह पे है वो करना चाह रहा हूं, आप बताइएगा उनका भी, लेकिन पहले आपकी बात तो कीजिए। विपिन जी मैं बता रहा हूँ, चक्कर के आज के समय में जो पत्रकारिता का स्तर हो गया वो, अरे नहीं, हम वहां मत पहुंचिए प्लीज सर, प्लीज। हम लोग कहाँ ऐसी डिबेट करते हैं उस स्तर वाली के। नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं क्योंकि ये बयान खड़गे साहब ने दिया, उन्होंने अपनी पार्टी पे दिया, नरेंद्र मोदी जी ने उस पर टिप्पणी की, उस पर हम आ जाएंगे। यहाँ पर पासवान साहब भी बैठे हैं, आप नहीं आते, थोड़ा लेट हो गए, नहीं तो पहला सवाल आपसे ही था, फिर मुझे उनसे पूछना पड़ गया। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जब खड़गे साहब ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा कोई काम मत करो, तो क्या ये आपकी पार्टी का आधिकारिक बयान है? क्योंकि अभी देखिए 2-3 दिन में घोषणा पत्र आना है, राहुल जी भी बहुत सारी बातें करेंगे, फिर वो बातें आपस में कटेंगी। सिंपल और साधारण बात मैं कह रहा हूं, और मेरे नेता आधिकारिक बयान किसी बात नहीं होगी, अध्यक्ष है पार्टी के, तो आधिकारिक इसीलिए तो पूछ रहा हूं, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि किस कॉन्टेक्स्ट। नरेंद्र मोदी जी को आईना दिखाया, नरेंद्र मोदी जी का जो बहुत प्रिय चौपाई है, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। नरेंद्र मोदी जी के मुख से आपने कई बार चौपाई सुनी होगी। तो नरेंद्र मोदी जी अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलने का जो गुरु मंत्र देते हैं, यहाँ पे गुरु प्रकाश बैठे हुए हैं, तो गुरु का जो प्रकाश है वो अंधेरे में तब्दील हो चुका है, देश अंधेरे में जा चुका है, क्योंकि इन्होंने झूठ के दम पे पिछले 10 सालों से सत्ता की मलाई खा रहे हैं। आप आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं, आप लाडली बहना की बात करते हैं, आप पक्के मकान की बात करते हैं, आप टॉयलेट की बात करते हैं। ये कहाँ से आएगा भैया? फ्री का कुछ नहीं होता, सरकार का पैसा होता है, सरकार का बजट होता है, सरकार मैनेज करती है, इसलिए फ्री का कुछ नहीं होता। लेकिन झूठे वादे नरेंद्र मोदी जी ने कहा, उस पे बात करिए। महंगाई कम हुई नहीं हुई, बेरोजगारी कम हुई। अच्छा ठीक है। आप देखिए, मैं छोटी सी बात करके फिर आपके यहाँ से जा रहा हूँ। आप जो महाविकास आघाड़ी है उसने महाराष्ट्र में कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो जो लाडली बहना, माजी लाडली, यहाँ पे जो भी नाम है वो जारी रहेगी। आप तो उसी पे सवाल उठा रहे हैं। मैं आता हूं आपके पास पासवान साहब भी, लेकिन विजय जी देखिए मुद्दा यही है, मुद्दा अगेन अगर आप उसे राजनीति, मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं पासवान साहब, आ रहा हूं आपके पास भी आऊंगा। हमारे जो दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, लेकिन खास तौर पे अभी मैं कांग्रेस, देखिए हम यहाँ ये चर्चा कर ही नहीं रहे कि उसने क्या किया और हमने क्या किया। हम चर्चा ये कर रहे हैं कि क्या मुफ्त की रेवड़ी या फ्रीबीज का जो कल्चर है या जो सिस्टम है वो सही है या नहीं है। खड़गे साहब ने एक बात कही कि भाई इससे बचना चाहिए, प्रधानमंत्री भी पहले ये बोल चुके हैं कि आपको इसमें डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा, आपको एक पर्टिकुलर तबके के लिए तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको ओवरऑल देंगे तो आपकी इकोनॉमी पे प्रॉब्लम है। अब ये अलग बात है कि पार्टियां उस को कैसे फॉलो कर रही हैं, चुनाव आता है तो तब क्या होता है, लेकिन मूलभूत सवाल तो यही है कि क्या ये कल्चर हमारे लिए सही है। विपिन जी, आपने क्या किया कि आपके जो दोनों मित्र हैं, हमारे भी मित्र हैं, दीपक झा भी और गुरु प्रकाश भी, अब वो उनको शीशे के महल में बैठा रखा है और पत्थर भी आपने बहुत सारे दे रखे हैं उनको, एक दूसरे पर फेंके जा रहे हैं।
जो सवाल आप कर रहे हैं वो सवाल तो आपका है नहीं ना विपिन जी। ये सवाल तो कर्नाटक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है, खरगे साहब ने किया है। अब इसमें ऑफिशियल स्टैंड भी नहीं बचता। ये खरगे साहब सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब दीपक जी को देना। विपिन का सवाल नहीं है ना, ये विपिन जी का सवाल नहीं है। तो खरगे साहब ने जो सवाल किया वो उनके अपने मुख्यमंत्री से, अपनी सरकार से कर रहे हैं। और उसके बाद भी क्या होने वाला, कोई बदलाव होने वाला है? हिमाचल का आपने हाल देखा कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार अपने मंत्रियों को और उनसे कह रही है कि भाई अपनी सैलरी मत लो क्योंकि हमें पैसा देना है। वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो या दूसरी बात हो और योजनाओं की बात हो, कर्नाटक में वो गुरु शक्ति योजना की बात है जिस पर काम नहीं हुआ। लेकिन ये बात कांग्रेस के लिए केवल हो ऐसा नहीं है ना। जब सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से और सीधे प्रधानमंत्री जी की तरफ से एफआरबीएम का जिक्र किया गया। अब एफआरबीएम आपको तो क्या समझाना है? एफआरबीएम आप बहुत अच्छे से समझते हैं और ये भी आप बहुत समझते हैं कि गुड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स। तो एफआरबीएम की चर्चा जो लोग कर रहे हैं उनको तो पता, कल प्रधानमंत्री जी ने कहा है और उसके तुरंत बाद झारखंड का घोषणा पत्र पढ़ा है आपने? 2500, जिसमें 2000 रुपए, 2100 रुपए और कई तमाम तरह की जो योजनाएं, फ्रीबीज जिसे आप कह रहे हो, वो घोषणा उसमें की गई हैं। और हर चुनावी राज्य में आप 400 रुपए में, 500 रुपए में सिलेंडर देते हैं। यदि सिलेंडर इतना सस्ता हो गया है तो पूरे देश में 500 रुपए में सिलेंडर कर दीजिए, यदि इकोनॉमिक्स नहीं बदल रही है तो। और फिर क्यों महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना शुरू कर रहे हैं? ठीक है, तो वो सब पार्टियां एक ही जगह बैठी हुई हैं, एक ही तालाब में बैठी हुई हैं, सबको अपने वोट हासिल करने। ये एफआरबीएम, ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ये वित्तीय हालत, वित्तीय घाटा, आपको तो सारी बातें पता। विपिन जी को क्या बताएं कि किन राज्यों पर कितना 7 लाख करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पैसा कर्ज पड़ा हुआ है, महाराष्ट्र पे 7 लाख से ऊपर करोड़ से ऊपर का पड़ा हुआ है, आंध्र प्रदेश पर है, पंजाब की हालत खराब है, दिल्ली जो है अब पहली बार वित्तीय घाटे की तरफ बढ़ रही है। तो तमाम राज्यों की स्थिति यही है, लेकिन हम जो फ्रीबीज है उसकी राजनीति से निकल नहीं पा रहे। और अब ये शेर की सवारी हो गई है, इस पर शेर पर सब लोग सवार हो गए हैं। अब शेर की सवारी से उतरना तो बहुत मुश्किल काम है क्योंकि उतरते ही शेर खा जाता है। तो फ्रीबीज यदि रोक देंगे तो आपने वोटर्स को ये आदत डाल दी है कि फ्रीबीज आप एक के एक मुकाबले में, कंपटीशन में चल रहा है। झारखंड में देखिए, एक ने कहा 2100 रुपए देंगे तो दूसरी जो सरकार है उनका हम 2500 रुपए देंगे। ये मंडी के भाव की तरह से वोटर्स को तोला जा रहा है। क्या जो हमारा चुनाव आयोग है इसको इलेक्शन करप्शन के तौर पर, इलेक्टोरल करप्शन के तौर पर या इलेक्टोरल ब्राइब की तरफ देख सकता है? सतीश जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया कि ये जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हो आप? क्यों 90 करोड़ लोगों के पास लाल कार्ड है? क्यों आपको टॉयलेट बनवाने की जरूरत पड़ रही है? क्यों आपको बिजली मुफ्त में देने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि आप उन्हें इस लायक बना ही नहीं रहे कि वो अपना खर्चा अपने आप निकाल सके। और वो बड़ा सवाल है, वो मुश्किल सवाल है, तो आप उससे निकलना नहीं चाहते, निकल नहीं सकते। तो ये आसान रास्ते आपने अपनाए हैं। डीबीटी की जो योजना है वो कांग्रेस सरकार ने शुरू की, भले ही भारतीय जनता पार्टी आज उसको आगे बढ़ा रही है, लेकिन सब इसी में चल रहे हैं। और फ्री बीज को लेकर या तो अब सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बिल्ली के गले में खुद ही राजनेता अपने घंटी बांधेंगे, अपने गले में तो कोई घंटी बांधता नहीं। चुनाव आयोग से अब उम्मीद करना ही शायद थोड़ा ज्यादा होता है कि वो कोई चुनाव सुधार पर काम करेगा या वो फ्रीबीज पर बार बार बात करेगा कि भाई फ्रीबीज को कैसे रोका जाए, ये इलेक्टोरल ब्राइब है कि नहीं है, या केंद्र सरकार खुद ये तय कर दे कि भाई हम इस घाटे को, जो एफआरबीएम की बात जिस पर कर रहे हैं उसमें तो साफ साफ दे रखा है ना कि कितना पैसा होना चाहिए, कितना कर्जा होना चाहिए, कितना जीडीपी का खर्चा हम उठा सकते हैं, कितना घाटा होना चाहिए, क्या उस पर कोई चल रहा है? और वो सब सरकारें वैसे के वैसे ही चल रही है। तो एक दूसरे को शीशे के महल में बैठा के ये पत्थर फेंकने का जो काम हम लोग करते हैं, और रोजाना इस पर बात होती है। झा साहब बोलेंगे गुरु प्रकाश जी की सरकारों ने ऐसा कर रखा है, प्रधानमंत्री जी ऐसा ऐसा कर रहे हैं, और गुरु प्रकाश जी बताएंगे कि कांग्रेस में, वो तो गुरु प्रकाश जी के पास कम मौका है क्योंकि कांग्रेस की 3 ही सरकार है। झा साहब के पास ज्यादा मौका हो सकता है। लेकिन असली बात यह है कि क्या हम वित्तीय प्रबंधन को, फाइनेंशियल डिसिप्लिन को, एफआरबीएम को वाकई लागू करना चाहते हैं? यह चुनाव जीतना ही हमारा सबसे बड़ा ही नहीं, सबसे इकलौता कारण है। इसलिए तो पूरी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हमारी बदल गई है। जिन लोगों के खिलाफ आप करप्शन के चार्जेस लगाते हैं उनको आप वित्त मंत्री बनाते हैं जी। ठीक है, तो अब ये सब अच्छा लगता है कि हमारे प्रोग्राम में ये सब चर्चा होती रहे।
और वित्तीय घाटे को लेकर, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, राज्यों की अर्थव्यवस्था को लेकर चर्चा है। लेकिन सर वो सरकार नहीं बनाएंगे तो आपके साथ कैसे बहस करेंगे? आपके चक्कर में विपिन जी समझा दें कि आप वित्तीय प्रबंधन को ठीक रखें और वो चुनाव ही हार जाएं, फिर क्या करेंगे? इसलिए उनका चुनाव जीतना सबसे जरूरी है और वो जानते हैं कि पॉकेट में सीधा पैसा डालिए, टन से बोलता है वोटर की जेब में, और वो खटाखट वोट देता है आपको। जी, और इसीलिए क्योंकि पूरा मामला इकोनॉमिक्स के इर्द गिर्द है, शुभमय भट्टाचार्य हमारे साथ देश के जाने माने आर्थिक पत्रकार हैं। शुभमय, इवन डी सुब्बा राव साहब ने भी कुछ वक्त पहले, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि इवन सरकार को इसके ऊपर एक वाइट पेपर लेकर आना चाहिए, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के लोगों को ये बताना चाहिए कि जो फ्रीबीज है या मुफ्त की चीज़ें हैं या मुफ्त उपहार हैं या जो भी है, उनका क्या इम्पैक्ट इकोनॉमी पे आता है। साथ में वो एक और बात भी कह रहे हैं कि देखिए गवर्नमेंट का ये काम भी है कि वो जो बिल्कुल नीचे वाली लाइन है, जो नीचे वाला तबका है, उसको अगर ज़रूरत का कुछ सामान मुफ्त देती है तो दे, लेकिन उसकी भी समीक्षा करे कि कब तक मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, किस हद तक मिलना चाहिए। तो मतलब वो एक बैलेंस साधने की बात कर रहे हैं, क्योंकि फिर यही आता है कि भाई ये पॉलिटिक्स कैसी है या ये जो चीज़ें हैं जन कल्याणकारी हैं, लेकिन वो जन कल्याण की लाइन, वो रेखा कहाँ खींचेगी, कहाँ ज़रूरत है और कहाँ वो रिश्वत में बदल जाएगी, ये एक बड़ा सवाल उठेगा। शुभमय। विपिन जी, बहुत सही बात है और मैं काफ़ी गौर से सुन रहा था। दिग्गजों ने बहुत सही बात किया। मैं आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ, हमने जन कल्याण के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन इसका शुरुआत किए थे, उसको खत्म कर पाए क्या? उसका औचित्य वगैरह से हटकर वो इस पहलू पर पहुंच गया है कि अभी रिजर्वेशन के ऊपर कोई भी पार्टी अगर थोड़ा सा भी अगर नाराजगी जताए तो उसको बहुत बड़ा इलेक्शन लॉस फेस करना पड़ेगा। फ्रीबीज एक वैसा ही चीज है, एक बार ही अगर आप जैसे अभी अब बात कर रहे थे कि टाइगर का राइडिंग ए टाइगर, एक बार ही अगर शुरू कर दें उसको खत्म करना बहुत मुश्किल है। और इस पर सबसे बड़ा रिस्क, सबसे बड़ा झमेला शुरू किया गया था जब हमने गलती तरीके से 2006 के बाद दो ऐसे लॉज को हमने बहुत बड़ा, सबने कहा कि बहुत अच्छे लॉ है, एक है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और दूसरा MGNREGA है। ये जो लोगों को पैसे देने का प्रावधान लॉ के हिसाब से संविधान बनाकर बनाया गया, सब उसी से ही गड़बड़ शुरू हो गया कि लोगों के सामने अब आप कह ही नहीं सकते हैं कि अगर वो लॉ है तो फिर दूसरा चीज लॉ क्यों नहीं बन सकता है। तो एक के बाद एक राज्यों के सामने ये जो तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल, एक कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा जो स्टैट्यूट ला गया, कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन और दूसरा जो फ्रीबी NREGA और फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये दोनों ने ही रास्ता दिखा दिया जिसे मैं कहता हूँ रोड टू हेल। क्योंकि वो इस तरह से बढ़ता गया है, हमने लोगों को समझा दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, कामकाज में सुधार लाने की जरूरत नहीं है सरकार को, सरकार सिर्फ पैसे देते रहे। तो पैसे देने का अगर सिस्टम बन जाए तो बेसिकली गवर्नमेंट टैक्स वगैरह से, नॉन टैक्स रेवेन्यू से पैसे जुटाए और फिर वो पैसे बांटते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन कभी भी इस पर कोई नाराजगी दिखाने के बावजूद भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन सरकार का काम है। इस पे ऊपर वो कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। 2013 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था, सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, उसमें भी ये फ्रीबीज वाला मामला आया था 2013 में। लेकिन वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि ये मामला सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, हम इस पर टिप्पणी कर सकते हैं लेकिन हम इस पर कोई ऑर्डर नहीं दे सकते। यानी कि किसी और एजेंसी सरकार के अंदर कोई इस पर कदम नहीं उठा सकते, ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव को ही उठाना है। और एग्जीक्यूटिव ने जो सिस्टम बनाया कि हम लॉ बनाकर, मैं खासकर ये दोनों लॉ जो NREGA और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाकर हमने बोल दिया कि भाई लोगों के पास पैसे नहीं है, खाने के लिए साधन नहीं है, इसलिए हम सपोर्ट देंगे। ये सपोर्ट इतना खतरनाक एक मिसाल बनकर सामने आ गया है कि आज हर पार्टी अपने आप को फ्रीबीज के रास्ते पर चलना इम्पॉसिबल, चलना बिल्कुल उनके लिए एसेंशियल हो गया है। डॉक्टर सुब्बाराव की जो लेख की बात आप कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि फ्रीबीज का डेफिनेशन, कि फ्रीबीज को क्या समझे।
किस सपोर्ट को हम फ्रीबीज माने, किस सपोर्ट को नहीं माने। जब अगर हम माने कि 8 ग्राम सोना जो तमिलनाडु में जयललिता दी थी उसको हम फ्रीबीज माने, या एजुकेशन के लिए टोटल क्लास 12 तक की पढ़ाई के लिए सारा खर्च उठा दे उसको हम फ्रीबीज माने। डिबेट हर तरह से हो सकता है, बट द पॉइंट वही रहता है कि खर्च ना करके अगर हम कहें कि सबसे गरीब लोगों को हम सपोर्ट देंगे इस तरह से, तो वो गड़बड़ बेसिक पॉलिसी में वो है। बेसिक पॉलिसी में प्रॉब्लम है कि आप कह रहे हैं कि आपके पास, कि गरीब के पास साधन नहीं है, गरीब के लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन साधन जुटा नहीं पाएंगे, सही एडमिनिस्ट्रेशन जुटा नहीं पाएंगे, इसलिए हम कैश देंगे। तो वो कैश देने वाला जो रीति है, उस पॉलिसी को, उस आइडिया को, खासकर आज दुनिया भर में IMF का भी एक स्टडी आया है जिसमें भी यही चीज आया है कि सपोर्ट फॉर द पुअरेस्ट बाय कैश हैंडआउट्स, ये इतना मैं कहूँगा इतना गलत मिसाल है, गलत आइडिया, स्टेटमेंट, पॉलिसी है कि इसी की वजह से ये सारी चीजें आ रहे हैं। आज खड़गे साहब का जो कर्नाटक सरकार को जो हिदायत दिए हैं कि भाई और ज्यादा फ्रीबीज वगैरह का डिस्कशन मत, प्रॉमिस ना करो, महाराष्ट्र में दिखाओ वगैरह, ये सब इज जस्ट वेरी लिटिल। अनलेस गवर्नमेंट्स ये मान के चले कि हम फाइनेंशियल एड नहीं देंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, हेल्थ पॉलिसीज बनाएंगे, एजुकेशन के लिए अच्छे टीचर्स लाएंगे, इन सब चीजों पे अगर बात नहीं मानेंगे तो ये फ्रीबीज का जो दौरा है ये बढ़ता ही जाएगा। कोविड के बाद ये शुरू हुआ था कि कोविड से लोगों को सपोर्ट देने के लिए हम सब्सिडीज बना दी और वो बढ़ता ही गया है। हाँ, सही बात है। नहीं, मैं मानूंगा कि वो एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी, और जैसे सुब्बाराव साहब ने भी कहा है कि कब तक आप उसकी समीक्षा कीजिए, हो सकता है कभी रिक्वायरमेंट आएगी, वो काम भी सरकार का है कि वो अंडर प्रिविलेज लोगों को देखें कि उन्हें एटलीस्ट बेसिक चीजें मिल रही कि नहीं, लेकिन कब तक, किस वक्त तक और किन्हें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पूरी बातचीत में। पासवान साहब, एक प्रधानमंत्री जी का ही बयान है जो मैं आपको पढ़ के बताता हूं, वो है कि वो कह रहे हैं कि हमें देश में रेवड़ी कल्चर को हटाना है, रेवड़ी कल्चर वाले सभी विकास के जो कार्य होते हैं जैसे रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क का निर्माण नहीं कर सकते हैं ऐसी सरकारें, ये हॉस्पिटल, स्कूल, गरीबों के घर नहीं बना सकते हैं, और रेवड़ी कल्चर आने वाली पीढ़ियों के लिए घातक साबित होगा, ये खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं। और इनफैक्ट मैंने, अगर हम याद रखें, वो मध्य प्रदेश वाला चुनाव भी था जिसमें प्रधानमंत्री जी प्रचार करने गए थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी योजना का नाम नहीं लिया। उस समय सुर्खियां बनी थी, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, मुझे याद आ गई कि हेडलाइंस बनती थी कि उन्होंने किसी योजना का नाम कभी नहीं लिया, उन्होंने बाकी चीज़ें गिनाई होंगी, लेकिन इन योजनाओं को, जो कि MP में बड़ी पॉपुलर थी, माना जाता था शिवराज सिंह का ब्रेन चाइल्ड है और उनकी सोशल इंजीनियरिंग एक्सेट्रा, और दूसरे स्टेट्स भी उसको अपना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन प्रिंसिपल खुद PM साहब इसके पक्ष में नहीं है। नहीं, देखिए विपिन जी, मुझे लगता है कि अभी तक जो चर्चा हुई है और बहुत ही प्रोडक्टिव चर्चा है, मैं इसको प्रोडक्टिव चर्चा मानता हूं, और आवश्यकता है ऐसी चर्चा हो, एक डेफिनेशन हो, एक मापदंड तय हो, लेकिन हमें इस बात को भी स्वीकार करने की आवश्यकता है कि कम से कम हमारे संविधान में जो वेलफेयर स्टेट की कल्पना है, अब वेलफेयर स्टेट की कल्पना को पूरा करने के लिए, और खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी की जो आर्थिक दृष्टि है, हमारा जो इकोनॉमिक विजन है, उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की कल्पना है। तो पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण कैसे हो, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को सशक्त कैसे किया जाए, इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। लेकिन संतुलन की बात है। देखिए, जैसे मैंने आपको अपने प्रारंभिक उद्बोधन में आपको उदाहरण दिया कि हमारे यहाँ सोलर लाइट की योजना है, और सोलर लाइट योजना में 1 करोड़ से अधिक आवेदन आ चुके हैं। अभी बहुत सारी बातें की गई और एक प्रकार से सरलीकरण कर दिया गया। इस सरलीकरण से मैं सहमत नहीं हूं। अभी देखिए, कहा गया कि भाई हर स्टेट, हर पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करती है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करती है तो हर स्टेट में, क्या हर स्टेट वेतन देने में असमर्थ है क्या हर स्टेट पेंशन देने में असमर्थ है क्या हर स्टेट अपने किए हुए वायदों को पूरा नहीं कर रहा है क्या? मैं इसको बीजेपी और कांग्रेस के परे जाकर के भी देखने की आवश्यकता है। आज कर्नाटक में मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार बसवराज राय रेड्डी हैं। वो कह रहे हैं कि आज हमारे पास विकास का कोई पैसा नहीं है। उसी स्टेट में तुंगभद्रा डैम है, उस डैम का 19वां जो गेट है वो टूट चुका है।
अगर शायद कर्नाटक की सरकार ने इतना फ्रीबी, इतना रेवड़ी नहीं किया होता तो इन बेसिक बुनियादी मुद्दों पे काम किया जा सकता था। हिमाचल प्रदेश में आपने वादा किया था कि 18 से 60 वर्ष तक की जितनी महिलाएं हैं उनको हम 1500 रुपए महीना देंगे। कितने लोगों को आपने दिया है? 7 लाख महिलाएं हैं। 7 लाख महिलाओं को आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, विधायकों को निधि नहीं दे पा रहे हैं, विधायकों को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, विधायकों को पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, शिक्षकों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं। मतलब इसका आलम यह है, अगर हम इसकी इंपैक्ट असेसमेंट की बात करें विपिन जी, तो मैं कर्नाटक का एक खबर देख रहा था कि शक्ति मूर्ति एमजी है। शक्ति मूर्ति एमजी कर्नाटक के एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं। उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट किया कि भाई ये हमें वेतन नहीं प्राप्त हो पा रहा है, इसकी चिंता आप कीजिए। उस व्यक्ति को निकाल दिया गया। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कांग्रेस पार्टी जो इतना ग्लोरीफाई करती है कि भाई हमारे यहां बोलने की स्वतंत्रता है, उस व्यक्ति ने एक पोस्ट किया, सरकार के लिए आलोचनात्मक पोस्ट था, उसको हटा दिया गया। तो मुझे लगता है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन की आवश्यकता है। इस पे मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन इस पे मैं आपसे असहमत हूं और बाकी पैनलिस्टों से भी असहमत हूं कि आप यू पेंट एवरीवन विद द सेम ब्रश। ऐसे नहीं होता है। जब प्रधानमंत्री स्वरोजगार की बात करते हैं, पिछले 10 वर्षों का यदि मैंने आपको फिस्कल डेफिसिट का उदाहरण दे दिया, और फिस्कल डेफिसिट के उदाहरण से यह सिद्ध होता है कि वित्तीय अनुशासन की दृष्टि से यूपीए और एनडीए का तुलनात्मक अध्ययन होगा तो एनडीए इज फार बेटर व्हेन इट कम्स टू फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रधानमंत्री जी का किस बात पे जोर है? आप सारी की सारी योजनाओं का एक मूल्यांकन करके देखिए। आप मुद्रा योजना देखिए, 55 करोड़ बेनिफिशियरीज। आप स्टैंड अप योजना देखिए, स्टैंड अप योजना के तहत पहली बार ऐसा प्रयास किया गया। पर पसंद सर ये सब फ्रीबीज में नहीं आएंगे ना, ये मुद्रा योजना, स्टैंड अप योजना, हम इसे फ्री भी नहीं बोल पाएंगे। ये अलग चीजें, ये अलग चीजें। एग्जैक्टली मैं वही कहना चाह रहा हूं आपको, मैं वही कहना चाह रहा हूं सर आपको कि एक संतुलन बनाने की आवश्यकता है। अब केरला को किस क्षेत्र में पैसा देना है, बिहार को किस क्षेत्र में पैसा देना है, इसके लिए संविधान में फेडरलिज्म की व्यवस्था है और उसी फेडरलिज्म की दृष्टि से ही हर प्रांत को सशक्त करना। 14th फाइनेंस कमीशन की बात ठीक है, चलिए आपका जो जवाब है ना वो एक और प्रश्न को खड़ा करता है। वो मुझे छोटा सा ब्रेक लेना होगा यहाँ पे पासवान साहब। वो ये कि एक बात हो रही है कि फ्रीबी देना सही है या गलत। अब अगर ये सिद्ध कर दिया जाए कि भाई मेरे पास तो पर्याप्त पैसे हैं, तब मैं क्या फ्रीबी दूंगा, क्या तब वो सही होगी? ठीक है, आपकी हालत ही खराब हो गई तो आप कहां से देंगे, नहीं देंगे, अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, वो तो एक बात हुई। लेकिन क्या अर्थव्यवस्था सही होते हुए भी फ्रीबी कल्चर ठीक है? ये एक बड़ा सवाल होगा। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद इस बड़े सवाल को हमारे वरिष्ठ सभी साथियों से हम पूछेंगे। छोटा सा ब्रेक।